चलिए, तो मौलिक अधिकार की जब बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई कौन से पार्ट में है। कई बार सवाल आ जाता है कौन से भाग में। तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद एक अगला सवाल आता है कि ठीक है भाई, भाग 3 हो गया, तो कौन कौन से आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है इसमें आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अब इनको हम थोड़ा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 को। क्योंकि आप देखना कि अनुच्छेद 12 और 13 ये 2 चीज हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 एक चीज है, अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये एक अलग चीज है। ठीक है, इसमें आप देखना कि क्या चीज होती है कि 12 से 13 के अंदर आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, परिभाषाएं देखने को मिलेंगी किसकी, स्टेट की, कानून की। राज्य की परिभाषा क्या है, कानून की परिभाषा क्या है। 14 से 32 तक जो है आपको 6 मौलिक अधिकार जो हमारे वो आपको देखने को मिलेंगे, उनकी डिटेल मिलेगी। 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनकी डिटेल देखने को मिलती है। और 33, 34, 35 जो है ये बेसिकली एक्सेप्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं अपवाद। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके अपवाद हैं, मौलिक अधिकारों की जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है। अब मुद्दा आता है कि मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मौलिक अधिकार आए कहां से, किधर से लिए। तो ये ध्यान रखना कि अमेरिका का जो संविधान है वहां से प्रेरित होकर के हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है भारत के संविधान में डाला। हमारा संविधान जो है जब बनाया गया था तो बहुत सारे देशों के संविधानों को स्टडी करके बनाया गया था, तो अलग अलग संविधानों से कुछ अलग अलग चीजें हमने ली। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए। इसका मूल रूप से अगर आप बात करें तो इनको हम राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श कह सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकार जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल राइट्स है, राजनीतिक अधिकार होते हैं, एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आते हैं, है ना। देश में व्यवस्था बनाए रखने, है ना, एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। यानी कि अगर ये मौलिक अधिकार आपके पास नहीं होते तो स्टेट तानाशाह हो जाएगा, राज्य जो है तानाशाह हो जाएगा, आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। जैसे आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ जो है जहन्नुम जैसी हो जाएगी, है ना, हेल हो गई। तो उस तरीके की चीजें आपके साथ होने शुरू हो जाएंगी अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे। मौलिक अधिकार हैं इसीलिए राज्य के ऊपर सीमाएं लगी हुई हैं, बाउंडेशन लगी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब लोगों के लिए समझिए, जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली आपको पढ़ाई करने के लिए भेजती कहीं अदर दूसरे स्टेट में। मान लीजिए आप किसी बड़ी स्टेट में गए, वहां पर स्टडी करने के लिए गए। अब आपकी फैमिली आपको, एक फैमिली है वो ऐसे कहे कि भाई तू बेटा तू खुला खा, खुला खर्च कर, जो मर्जी करना है कर, जो उड़ाना है उड़ा, तेरे सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो बच्चा बिगड़ जाए, हो सकता है वो खराब आदतों में चला जाए, इतना पैसा उड़ा दे कि घर के आर्थिक हालत खराब हो जाए। और दूसरी तरफ एक दूसरा परिवार है, वो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसको बोलता है कि देखो तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे बाहर जाने की फ्रीडम है, हमने तुम्हें छूट दी है, तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम वहां पर जाकर के तुम्हारी लिमिटेशन है, देखो इतना पैसा दे रहे हैं, इतना ही खर्च करना, इससे ज्यादा नहीं करना, शराब दारू बीड़ी सिगरेट इसकी आदत में नहीं पड़ना, नहीं तो वापस घर बुला लिए जाओगे, उसकी दुर्गति, उसका परिणाम ये रहेगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें आपके रहेंगी, तो लिमिटेशंस रहती है। तो फिर वो बच्चा भी फिर सोच करके रखता है यार मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है, मेरे को कितना खर्च करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, एक दायरे में बंधा रहता है ना। तो वो एक दायरा निर्धारित करते हैं। इसी तरीके से मौलिक अधिकार राज्य के लिए दायरा निर्धारित करते हैं कि राज्य नागरिकों के किन किन चीजों में कितना हस्तक्षेप कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, नागरिकों की आजादी के लिए इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अब सेम विधानमंडल के कानून इसके को मर्यादित करते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार कोई भी कानून बना करके इस तरीके से चीजें ना कर ले कि आपकी आजादी छीन जाए। और मूल रूप से संक्षेप में कहें तो इसका उद्देश्य क्या है कि कानून की सरकार बनाना, ये इसका है, व्यक्तियों की नहीं। व्यक्तियों का मतलब कि कुछ लोग अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना करके बाकी पूरे के पूरे समुदाय, पूरे के पूरे हमारे जनसंख्या जन समूह हैं उनको साइडलाइन कर दे, किनारे कर दे और अपने ही लिए सारी की सारी चीजें बेहतर बना ले। तो कानून की सरकार बनाना है। अब मूल अधिकार इनका नाम क्यों दिया गया ये चीज भी समझिए, क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। फंडामेंटल इसीलिए दिया गया कि मूल रूप से इन सबको संविधान ने कहा है कि भैया ये मौलिक अधिकार हैं, इनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, और अगर उल्लंघन करोगे तो उसके बारे में भी क्रियाविधि दे रखी है कि क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 32 के अंडर में। ठीक है, मौलिक है। व्यक्ति के जो चहुमुखी विकास है ना, चहुमुखी विकास का मतलब उसका चाहे बौद्धिक हो गया, ठीक है, भौतिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इन सभी तरीके की चीजों के विकास के लिए जरूरी है।
क्योंकि अगर ये चीजें नहीं मिलेगी ना, तो आप अपना खुद का व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी, तो आप नहीं ढंग से अपने आप पर्सनैलिटी को ग्रो कर पाओगे। आपको पूरे भारत में भ्रमण करने की आजादी नहीं मिलेगी, तो आपको भारत की विविधता के बारे में इतनी अच्छे से गहराई से समझ नहीं आएगा। आप अपनी एक व्यक्तिगत सोच समझ मानसिकता का उसका विकास इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी जॉब कर सको, कोई भी वर्क सेलेक्ट कर सको, तो फिर उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाई। कहने का मतलब आपका हर तरीके से जो डेवलपमेंट है ना, उसके लिए जरूरी है कि मौलिक अधिकार आपको दिए जाए। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। आज के समय हमारे पास 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। अब 7वां मौलिक अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। वो क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, उसको चलते हुए देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। एक तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। ये पहले था, ये ध्यान रखिए। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं बात कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अभी हुआ क्या कि ये जो मूल संविधान के अंदर जो ये अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये भारत के विकास के लिए बहुत ज्यादा बाधक बनता हुआ आ रहा था। भारत के, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रास्ते में बहुत बड़ी एक समस्या इसने उत्पन्न कर दी थी। क्योंकि संपत्ति का अधिकार होने के कारण आपको कई बार, एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपको अगर रोड बनाना है, आपको सड़क बनाना है, देश के विकास के लिए रोड, सड़क, ये चीजें बनानी जरूरी है। नहर बनानी, नदी बनानी आपके लिए जरूरी है। उसके लिए आपको जमीन चाहिए होगी, प्रॉपर्टी चाहिए होगी। हवाई अड्डा बनाना है, प्रॉपर्टी चाहिए, आसमान में तो बना नहीं सकोगे ठीक है, तो उसके लिए जमीन किसके लोगे, लोगों से लोगे जिनके पास है। तो अगर आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है तो जमीन तो सरकार ले ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब ले ही नहीं पाएगी तो विकास नहीं कर पाएगी। तो एक एग्जाम्पल से बता रहा था, मैंने समझाने की कोशिश की। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने की आवश्यकता थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। बाद में कौन से अमेंडमेंट से हटाया, वो आप सब लोग मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया। जी हाँ, फिर इसके बाद हम संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 44th अमेंडमेंट जो है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में। इससे इसको आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल था 19F, उसके अंदर भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, उसको भी हटा दिया गया। और इनको हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, 300A में एक कानूनी अधिकार जो है इसको बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के लिए देखिए यहां पर आ गया, 44 संशोधन से हटाया उसको, और अब उसको अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। अब यहां से कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा कि अरे भाई, संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है? तो आप में से सब लोग, बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं, कहते हैं यार संवैधानिक अधिकार, सब लोग लगाएंगे, कहीं बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये चीज समझना, इसको केवल मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है। संवैधानिक अधिकार अभी भी है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार का मतलब जो संविधान में वर्णन है, तो वर्णन तो अभी भी है ना मेरे दोस्त, 300 के अंदर वर्णन तो अभी भी है। ठीक है, तो इसको संवैधानिक रूप से संवैधानिक अधिकार अभी भी है ये। ठीक, तो अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। अब उन एक एक करके हम उन मौलिक अधिकारों को जानने से पहले उनके फीचर्स को देख लेते हैं कि उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली प्रमुख विशेषताएं यह है कि भारत के मौलिक अधिकारों को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, 2 श्रेणी में क्या होता है कि कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये चीज समझ लीजिए। तो जो सिर्फ नागरिकों के लिए है, तो भारत के संविधान में 5 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स मेरे दोस्त ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडिया के सिटीजन्स के पास है, भारत के नागरिकों के पास है, और किसी के पास नहीं है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार बच गए वो सबको मिलते हैं। तो पहला अंतर तो ये हो गया, मौलिक अधिकार, आपके नागरिक होने का फायदा आपको मिल जाता है। दूसरा ये है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, कि मतलब आपको दे दिया कि आपको भाई एक वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दे दिया गया, आप अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हो। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत बोल दोगे, तो वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। राज्य जो है उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे लगाता भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आपको भारत के अंदर अबाध संचरण की वो अधिकार है कि पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो। लेकिन मान लीजिए किसी जगह पर युद्ध चल रहा है, किसी एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर रखा है, अफस्पा लागू है,
तो ऐसी जगहों पर जाने से सरकार आपको रोक सकती है कि भैया देखो आपकी जान को खतरा है, आप अभी यहां पर नहीं आ सकते। कहने का मतलब हर मौलिक अधिकार के ऊपर कोई ना कोई एक युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना कि ये सबको लगता है कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल सरकार के खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यूं है कि अधिकतर मौलिक अधिकार सरकार यानी कि राज्य से, स्टेट से, उससे आपको सुरक्षा देते हैं, लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी कैसे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ठीक है, इस आर्टिकल 23, 24, इनसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी राज्य तो करता नहीं था कभी पहले भी, अभी भी नहीं करते, तो ये तो लोग करते थे ना। तो छुआछूत को रोक लगाना, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाना, ये किसके खिलाफ राइट मिला आपको? लोगों के विरुद्ध अधिकार, है ना, लोगों से अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी, वो स्टेट तो कराता नहीं है, राज्य तो नहीं कराता, तो लोग कराते हैं। जैसे आप आजकल भी देखते होंगे होटल में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, वो राज्य तो कराता नहीं है, लोग कराते हैं। तो ये अधिकार जो है राज्य के खिलाफ भी सुरक्षा देते हैं और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी देते हैं। अधिकतर अधिकार राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको सुरक्षा देते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ सकारात्मक अधिकार भी हैं, तो कुछ नकारात्मक भी अधिकार हैं। अब नकारात्मक का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि नेगेटिव, जैसे रियल लाइफ में आप सोचते हो कि यार नेगेटिव पर्सन है ना, ना, नकारात्मक अधिकार का मतलब है कि जो किसी चीज को रोक लगाता है, रोकता है। नेगेटिव आप जिंदगी में भी किसी चीज को क्यों बोलते हैं? कि वो आपको कोई काम करने से रोकता है, वो चीज खराब है लाइफ के हिसाब से, लेकिन मौलिक अधिकारों के दृष्टिकोण से वो खराब नहीं है। ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकता है किसी चीज को। तो नकारात्मक मतलब कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें आर्टिकल 16 ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राज्य किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, एक्सेट्रा के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। तो राज्य के वो एक लिमिटेशन लगा दी गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, कुछ जो है रोक लगा देता है उसमें। कुछ सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक का मतलब जिसमें व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है, जिसमें किसी चीज पर रोक नहीं लगाई जाती, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, आपकी विशेष प्रावधान। जैसे कि हम आर्टिकल 16(4) को लें, ठीक है, इसी में ही 16(4) और आरक्षण का जो प्रावधान है, जिसमें बेसिकली हम रिजर्वेशन की बात करें, तो आरक्षण के तहत क्या किया जाता है कि जो वंचित समुदाय हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको ऊपर उठने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए सरकार उनके लिए कुछ विशेष प्रयास करती है। ठीक है, तो कुछ अधिकार सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, दोनों ही है। इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब ये है कि अगर भाई इसका उल्लंघन हो गया तो आप अदालत में जा सकते हैं। जब भी उल्लंघन हो डायरेक्ट भाग करके जाइए अदालत, दौड़ते 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 दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते कौन सी अदालत में जाओगे भाई? तो हमारे पास 2 अदालतों का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन कौन से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 ने दिया गया है। ऐसे ही आप हाई कोर्ट में भी सीधा जा सकते हो, आर्टिकल 226 में इसका प्रोविजन किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के जा सकते हो, रिट इशू करवा सकते हो। ये दोनों का ही मूल क्षेत्राधिकार जो है ये कहलाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहला जाता है। ठीक है, सेम वही चीज उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। मैं एक बार इशारा हटा देता हूं, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आप जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कहीं पर भी जा सकते हो। मौलिक अधिकारों का गारंटर की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है, गारंटी प्रदान करने वाला कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। अब फंडामेंटल राइट्स की कुछ और विशेषताओं को हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहला कि वो सैक्रोसेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं का मतलब कि भाई एक बार मौलिक अधिकार बन गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट रहेगा, हमेशा रहेगा। उन मौलिक अधिकारों में चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है समय के साथ साथ। ठीक है, संसद के पास ये पावर है कि संसद क्या कर सकती है, इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर आपको मौलिक अधिकारों में चेंज करना है, बदलाव लाना है, तो संसद के पास पावर है कि वो बदलाव ला सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको करनी है, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन करे आप मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते। अब किसी भी मौलिक अधिकार में अगर बदलाव करना है
तो संसद को एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, एक और चीज उसको देखनी है कि कहीं भाई वो मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। संविधान के मूल ढांचे का जो प्रावधान है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान जो है, वो आप देखोगे तो केशवानंद भारती केस से 1973 में दिया गया, जिसका अर्थ यह है कि हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण हैं जिसको बदल देंगे तो हमारा पूरा का पूरा संविधान भर भरा करके गिर पड़ेगा, संविधान की नींव हिल जाएगी, संविधान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उन चीजों को आप बदल नहीं सकते हो, तो वो उसको मूल ढांचा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करता है कि क्या चीज मूल ढांचे के अंतर्गत होगी, क्या चीज मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं होगी। तो कोई भी मौलिक अधिकार में अगर चेंज करना है तो अगर वो मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता तो आप चेंज कर सकते हो। कोई बदलाव ऐसा है जो मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो आप उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के द्वारा भी। एक और चीज है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है तो उस दौरान आपके सारे के सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। केवल दो मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21, यानी कि ये एक ऐसा अपवाद है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जब आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और कोई संविधान में संशोधन नहीं किया। ऊपर हमने देखा था ना कि संविधान में संशोधन करके ही आप इसमें कटौती या कमी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अपवाद वाली सिचुएशन है, अपवादजनक परिस्थिति है। मूल रूप से दो परिस्थितियां, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के अंडर में, और एक आर्टिकल 33, तीन अपवादजनक स्थितियां, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू है तो उस समय आपके सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड, निलंबित किया जा सकता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर के। 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब ऐसे ही जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं, या ऐसी सेवाओं से संबंधित जो हैं जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित है, इनके मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर संसद जो है प्रतिबंध आरोपित कर सकती है आर्टिकल 33 के अंतर में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। तो ऐसे में अगर इन कार्मिकों को अगर सारे मौलिक अधिकार दे दोगे तो भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं, राष्ट्र हित से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो विदेशियों के पास पहुंचने की संभावना रहेगी, भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सभी पर नहीं, कुछ कुछ के ऊपर। जैसे इनके पास किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं है, प्रेस के पास जाकर के अपना बयान देने का अधिकार नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।